नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोवर महोदय के भूसंधि सिद्धांत के बारे में। तो कोवर महोदय का जन्म चूंकि जर्मनी में हुआ था, तो वह जर्मन के एक जियोलॉजिस्ट थे। तो इनके द्वारा हमें बताया गया कि किस प्रकार से भूसंगति के माध्यम से पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। यानी इनकी जो थ्योरी है उसका नाम है जियोसिंक्लाइन थ्योरी, और इसके माध्यम से हमें पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और जो कोबर्ग महोदय की जो थ्योरी है वह पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में हमें यह एक स्पष्ट व्यू दर्शाती है कि किस प्रकार से जियोसिंक्लाइन के माध्यम से विश्व के जितने भी फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ है, चाहे हिमालय पर्वत हो, राकीज पर्वत हो, एंडीज पर्वत हो, इन सभी पर्वतों, एटलस पर्वत हो, तो चाहे किनलान पर्वत हो जो कि चाइना में है, तो इन सभी पर्वतों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण रहा है। इन सभी पर्वतों की जो उत्पत्ति रही है वह केवल भूसंगति का परिणाम है। इसी जियोसिंक्लाइन थ्योरी के माध्यम से उन्होंने इसको बताने का प्रयास किया था, संदर्भित करने का प्रयास किया था। तो चलिए हम समझते हैं कि जियोसिंक्लाइन थ्योरी के माध्यम से किस प्रकार से कोवर महोदय के द्वारा जो बलित पर्वत हैं तो उनकी उत्पत्ति के संबंध में दर्शाने का प्रयास किया गया, किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति को बताया गया, दर्शाया गया। ठीक, तो कोवर ने बताया था कि सबसे पहले जो भूसंगति कहा था, जियोसिंक्लाइन कहा था, तो भूसंगति क्या है। तो इस चित्र में यदि हम चित्र के माध्यम से समझें, तो यदि हम हिमालय पर्वत के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मान के चलिए है यूरेशिया महाद्वीप, यूरेशियाई प्लेट है। यूरेशियाई प्लेट का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर रसिया है, ठीक, और यह तिब्बत का पठार है। इसे यूरेशियाई प्लेट के नाम से जाना जाता है, ठीक। और यह जो भारत है, ठीक, तो यह जो यूरेशियाई प्लेट है और यह भारत है। भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है इस प्रकार से है, और जो यह यूरेशियाई प्लेट है, यह जो स्थिति जो वर्तमान की स्थिति नहीं है, परंतु जब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो रही थी जियोसिंक्लाइन के माध्यम से, वह किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है इसको इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो हमारा जो भारत था वह जियोलॉजिकल पास्ट में वह कहाँ से, अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। वह टूटकर धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें गति होना प्रारंभ हुई और उत्तर की ओर गति होना प्रारंभ हुई भारतीय प्रायद्वीप में। और भारतीय प्रायद्वीप धीरे धीरे क्या हुआ, उत्तर की ओर बढ़ता गया। इस प्रकार से आगे उत्तर की ओर बढ़ता गया। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या था, एक जियोसिंक्लाइन हुआ करती है, यानी गहरी खाई हुआ करती थी, जिसे हम टेथिस सागर के नाम से जानते थे, टेथिस सागर। सो यह जो खाई थी, यह जो भूसंक्लाइन था, जो जियोसिंक्लाइन था, भूसन्नति थी, तो यही जो टेथिस सागर था यही भूसन्नति थी, जिसके दोनों ओर क्या था, एक तरफ था यूरेशियाई महाद्वीप और दूसरी तरफ था भारतीय प्रायद्वीप। भारतीय प्रायद्वीप भी बहुत विस्तृत था, ऐसा नहीं इतना छोटा सा था। तो इस प्रकार से इन्होंने इनके दोनों सिरों पर, दोनों किनारों पर, एक तरफ तो क्या था यूरेशियाई महाद्वीप जो कि बहुत ही कठोर चट्टानों से बना हुआ था, और दूसरी तरफ भारतीय प्रायद्वीप था जो भी बहुत कठोर चट्टानों से बना हुआ था, और जो बीच का भाग था एक खाई के रूप में था। यहाँ पर जल भरा हुआ था, टेथिस सागर का जल भरा हुआ था। तो यहाँ पर नदियां क्या कर रही थी, नदियों का जल इस टेथिस सागर में क्या हो रहा था, समा रहा था। नदियां क्या कर रही थी, अपने साथ में अवसादों को इस टेथिस सागर में जमा कर रही थी। तो हजारों वर्षों तक यह प्रक्रिया संपन्न होती रही और अवसाद इस टेथिस सागर में भरता गया, भरता जमा होता गया। परंतु जो भारतीय प्रायद्वीप था वह भारतीय प्रायद्वीप उत्तर की ओर गति कर रहा था, ऊपर की ओर गति कर रहा था। तो धीरे धीरे जो टेथिस सागर था वह क्या हो रहा, टेथिस सागर में जो मलबा भरा हुआ था, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया था, तो वह जो मलबा था अब वह क्या होने लगा था, संकुचित होने लगा था, क्योंकि इस तरफ से दबाव पड़ रहा था, इस तरफ से दबाव पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर यूरेशियाई महाद्वीप था, यहाँ पर भारतीय महाद्वीप था। जब ये दोनों हिस्सों का दबाव इस टेथिस सागर पर पड़ने लगा, तो यहाँ का मलबा क्या करने लगा, मलबा धीरे धीरे और गहरा, यह जो इसकी जो गहराई है, इसकी खाई है, वह और गहरी होती गई, क्योंकि इस पर दबाव पड़ रहा था और भारतीय महाद्वीप निरंतर आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। तो टेथिस सागर पर जब इस पर दबाव पड़ा टेथिस सागर पर, तो यहाँ का मलबा जो क्या मोड़ के रूप में ऐसा ऊपर की ओर उठ गया। तो आज हमारे सामने जो हिमालय पर्वत है वह इसी प्रकार से, इसी तरह से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो कोबर ने बताया है कि जियोसिंक्लाइन थ्योरी के माध्यम से किस प्रकार से हिमालय, जो कि भारत के, मतलब भारत में हिमालय पर्वत है, इसके अलावा एंडीज पर्वत जो कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकीज पर्वत, एटलस पर्वत जो कि दक्षिणी अफ्रीका में है। तो इस प्रकार से सभी जो मोड़दार बलित पर्वत हैं
उन बलित पर्वतों की उत्पत्ति के संदर्भ में जो कोबर महोदय थे, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते थे, तो उनके द्वारा अपनी सिद्धांत, अपनी थ्योरी में इसको बताने का प्रयास किया गया था। किस प्रकार से जो पर्वत हैं उनकी उत्पत्ति भूसन्नति या जीव श्रृंखलाएं के माध्यम से होती है। तो जो भूसन्नतियां होती हैं, तो इनके द्वारा कहा गया था, मान के चलिए यह पृथ्वी का यह भाग है, ठीक। तो यह जो भाग है, जो ऊपर उठा हुआ भाग है, एक नीचे दबा धसा हुआ भाग है, ठीक। यह मान के चलिए कोई महाद्वीप है, यह भी कोई क्या है, महाद्वीपी भाग है, ठीक। तो यह जो दोनों भाग हैं, यह ऊपर उठे हुए भाग हैं, इनको जो कोबर महोदय ने कहा था, इसे जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसे कोबर महोदय के द्वारा क्रेटोजन कहा गया था, ठीक। तो इस जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसे क्रेटोजन की संज्ञा दी गई थी, क्रेटोजन, इसको क्रेटोजन उन्होंने कहा था। तो जब मान के चलिए यह दोनों भाग, यह भाग और यह भाग क्या होगा, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा, और जो इसमें क्या है, जो मलब इसमें यहाँ का जो भाग है, यहाँ की नदियां हैं, क्या कर रही है, मलबा क्या कर रही है, एकत्रित कर रही है। यहाँ से भी नदियां हैं, वह क्या कर रही है, मलबा एकत्रित कर रही है। धीरे धीरे यह जो मलबा था, अब क्या हुआ, मलबा अधिक हो रहा था, और यह किनारा एक दूसरे से मिलने का प्रयास कर रहा है, दोनों एक दूसरे की ओर आने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए जो मलबे का जो दबाव है उसके कारण यह जो जीव श्रृंखलाएं है, जो कि यह गर्त बनी हुई है, और वह क्या हो जाएगी, और वह गहरी हो जाएगी। तो इस गहरे होने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, यह गहरी होती जाएगी, और इसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे यह जो मलबा है वह एक प्रकार से जो इनके द्वारा जो कोबर महोदय ने जिस प्रकार से स्पष्ट किया था कि किस प्रकार से यह जो मलबा है यह ऊपर की ओर उठ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से जो मतलब इन्होंने जो कुंवर महोदय थे उन्होंने कहा था कि जो मलबा है वह जो कि यह जो चट्टानी भाग है, यह चट्टानी भाग है एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो यह मलबा किस प्रकार से मूड के रूप में इस प्रकार से उठ गया है। और यही वास्तविक रूप में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में कुंवर महोदय के द्वारा स्पष्ट किया गया था, प्रतिपादित किया गया था कि किस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के पर्वत हैं, मूड़दार पर्वत हैं, एटलस पर्वत है, या फिर जो हिमालय पर्वत है, तो इन सभी पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में जो कुंवर महोदय थे उन्होंने भूसन्नति के माध्यम से पर्वतों की उत्पत्ति का उदाहरण बताया है। तो इस प्रकार से जो कुंवर महोदय थे, तो कुंवर महोदय ने जीव श्रृंखलाएं को या भूसन्नतियों को ही पर्वतों का पालना कहा है, यानी पर्वत की उत्पत्ति जीव श्रृंखलाएं का ही परिणाम है। तो अभी उनके द्वारा कहा गया है कि यह जो जीव श्रृंखलाएं के माध्यम से पर्वत की उत्पत्ति का जो सहारा है, जिससे पर्वतों की उत्पत्ति हो रही है, यह अभी रुका नहीं है, यह निरंतर जारी है। और इसके मतलब जीव श्रृंखला, तो इस प्रकार से जीव श्रृंखला के माध्यम से, भूसन्नतियों के माध्यम से जो पर्वतों की उत्पत्ति हो रही है वह अभी रुकी नहीं है, बल्कि जीव श्रृंखला का विस्तार जारी है। क्योंकि अभी जो नई शोध सामने आई है, नई शोधें जो प्रकाशित हुई हैं, उन शोधों के अनुसार यह प्रकाशित हुआ है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है, और हिमालय के भाग से जो मलबा है वह निरंतर क्या कर रही है, काटते हुए उसे बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करने का प्रयास कर रही है। तो बंगाल की खाड़ी में क्या होता जा रहा है, निरंतर बंगाल की खाड़ी में मलबा धंसता जा रहा है, मलबा बढ़ता जा रहा है। तो वह भी एक प्रकार से जीव श्रृंखलाएं या भूसन्नतियां बनने का प्रयास कर रही हैं। इसी प्रकार की मैक्सिको की खाड़ी में भी यही प्रक्रिया निरंतर चालू है कि मैक्सिको की खाड़ी में भी जो मिसौरी और मिसिसिपी दो नदियां हैं जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती हैं, तो यह जो नदियां हैं वो मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं, और इसके माध्यम से वह क्या करती हैं, जो मलबा है वह क्या कर रही है, मैक्सिको की खाड़ी में स्थानांतरित कर रही हैं, जमा कर रही हैं। इससे भी यह भूसंकलायन बन रहा है, और इससे भी हजारों वर्षों के पश्चात क्या होगा, पर्वतों की उत्पत्ति होने की संभावना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्सिको की खाड़ी है, आप देख लीजिए चित्र के माध्यम से, यह मैक्सिको की खाड़ी है, और यहाँ पर मिसिसिपी और मिसौरी दो नदियां हैं, वह निरंतर अपने जल को विसर्जित कर रही हैं। तो जल के साथ में वह धीरे धीरे अवसाद को भी काट कर लाती हैं नदियां, और मलबा भी इसके साथ में आ रहा है। तो यहाँ पर एक गर्त बनती जा रही है, यहाँ पर भी मलबा निरंतर बढ़ता जा रहा है। और यदि मान के चलिए यह भाग और यह भाग यदि निरंतर एक दूसरे के संपर्क में है, तो इससे क्या हो रहा है,
इससे भी जो हमारे जो मोड़दार बलद पर्वत है उसके उत्पन्न होने की संभावना है। इसके अलावा जो भारत का जो जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में जो गंगा नदी है वो निरंतर क्या हो मलबे को विसर्जित कर रही है, अवसादों को काट कर निरंतर ला रही है। इससे बंगाल की खाड़ी में भी निरंतर जो अवसाद है बढ़ता जा रहा है और वह भी एक जीव श्रृंखला के रूप में विकसित हो रहा है। तो इस प्रकार से जो कोबर महोदय का जो सिद्धांत है वह पर्वतों की उत्पत्ति के लिए एक प्रमुख सिद्धांत है, जो कि उनके द्वारा अपनी पुस्तक डर 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 बार डर एडे डर बार एडे एक कठिन नाम है, तो यह डर बार एडे जो पुस्तक है उस पुस्तक में इनके द्वारा अपने सिद्धांत को प्रकाशित करने का प्रयास किया गया था। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत के माध्यम से कोबर महोदय ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि इससे न सिर्फ पर्वतों की उत्पत्ति को प्रकाशित होगा, पर्वतों की उत्पत्ति के विषय में हमें जानकारी मिलेगी, बल्कि हमें यह भी जानकारी मिल सकती है कि किस प्रकार से हमारे जो पर्वत जो पृथ्वी का इतिहास है, पृथ्वी की जो विभिन्न प्रकार की शिलाकृतियां हैं उनका निर्माण कब हुआ था, किस प्रकार से उनका निर्माण हुआ था। तो इसकी उत्पत्ति जो कि कोवर महोदय के द्वारा की दी गई है। इससे पहले विभिन्न सिद्धांतों में हमने वैगनर महोदय का सिद्धांत, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि वैगनर महोदय ने किस प्रकार से महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के माध्यम से, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से पर्वतों की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया, परंतु उनके द्वारा जो आधार प्रदान किया गया था वह आधार संकुचित था। उनका आधार था कि हिमालय जो कि रॉकीज और एंडीज पर्वत हैं उनकी उत्पत्ति इस प्रकार से नहीं हुई है। उन्होंने कहा था कि रॉकीज और एंडीज पर्वत की उत्पत्ति जो सीमा और सयाल और सीमा के बीच में एक प्रकार से अवरोध के परिणाम है, यानी जो हमारा जो भूपर्वतीय है, क्रस्ट है, जो ऊपरी भाग है वह क्या कर रहा है, एस्टोनिस पर तैर रहा है, ठीक। तो उसमें एक अवरोध पैदा हो गया था और अवरोध के कारण क्या हो गया था, जो अवरोध के कारण एंडीज और रॉकी पर्वत की उत्पत्ति का जो कि वैगनर महोदय के द्वारा कहा गया है वह सरासर गलत है, और जो कोवर महोदय के द्वारा जो सिद्धांत प्रकाशित किया गया था वह सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में हमारे सामने है कि किस प्रकार से पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। तो इसी प्रकार से जो जीव श्रृंखला के माध्यम से जिस प्रकार से मैंने आपको हिमालय पर्वत के संदर्भ में बताने का प्रयास किया, उसी प्रकार से स्थिति उत्तरी अमेरिका में जो एंडीज पर्वत है, उत्तरी अमेरिका में जो एंडीज पर्वत है और इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत है और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत है, इनकी उत्पत्ति का कारण भी यही भूसंकलन थ्योरी है। तो इन्होंने बताया है कि यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर प्रशांत महासागर इतने बड़े एरिया में प्रशांत महासागर है, ठीक। यह जो कि प्रशांत महासागर है यहाँ पर रॉकीज पर्वत है, तो रॉकीज पर्वत की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, यहाँ पर जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है वह इस दिशा में क्या कर रही है, गति कर रही थी, ठीक। और जो हमारा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वह इस दिशा में गति कर रहा था। जब दो प्लेटें थी वह एक दूसरे की दिशा में गति कर रही थी, तो यहाँ पर क्या भरा हुआ था, यहाँ पे विभिन्न नदियों के द्वारा मलबा लाया गया था, और जब यह इन दोनों के बीच में एक प्रकार का संकुचन हुआ, दोनों तट एक दूसरे से पास आने का प्रयास कर रहे थे, तो इस संपीड़न बल लगा, एक प्रकार का संकुचन बल लगा, दोनों का बल का प्रभाव दोनों बलों का प्रभाव इस प्रकार से हुआ कि रॉकीज पर्वत और इसी प्रकार से एंडीज पर्वत की उत्पत्ति हो पाई, क्योंकि दो किनारे हैं। यदि जो हमारे जो विभिन्न जो जीव संकलन की थ्योरी में इस प्रकार से बताया है कि यहाँ पर यदि मान के चलिए यहाँ पर हमारे दो हाथ है, तो दो हाथों में यदि हम दोनों को पास में लाएं तो दोनों के बीच में यदि कोई हम वस्तु भी रख दें तो वस्तु भी क्या करेगी, यदि उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो वह क्या करेगी, ऊपर उठने का प्रयास करेगी। मान के चलिए यह नीचे है वस्तु, ठीक, यह पेन है मेरे हाथ के बीच में, यह नीचे है, और यदि हम इस पर दोनों तरफ से बल लगाने का प्रयास करें तो धीरे धीरे यह क्या हो जाएगी, उठने का प्रयास करेगी, धीरे ऊपर उठने का प्रयास करेगी। तो इसी प्रकार से उन्होंने हिमालय पर्वत, एटलस पर्वत, इसके अलावा एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत इत्यादि, कुनलुन पर्वत, तो इन सभी पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में कोबर महोदय के द्वारा यह सिद्धांत जो कि उनके द्वारा भूसन्नति का सिद्धांत, जीव श्रृंखलायन थ्योरी ऑफ कोबर महोदय, तो यह दिया गया था। तो यह मतलब एक प्रमाणिक सिद्धांत के रूप में प्रतीत होता है। धन्यवाद।